गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। और कल हमने आयनिक एंड किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। राइट डाउन हेडिंग कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसमें ये सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो सब सीखने के पहले हम पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें वो है। कोवैलेंट कैसे शेयरिंग से बनता है, कैसे शेयरिंग होता है, कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कैसे नहीं कंप्लीट करेगा, ये सब चीजें जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस नाम सुने होंगे, साइंटिस्ट का नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमें क्यों जरूरी है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है बहुत ब्रॉड है, ये चैप्टर का लास्ट तक यही पढ़ते रहना है। यानी आयनिक जब एंड हुआ तो ऐसा नहीं कोवैलेंट तुरंत एंड हो जाएगा, कोवैलेंट में बहुत एलोबरेट करके पढ़ना है। ये लुईस पढ़ने के बाद वीबीटी आएगा, वीबीटी के बाद हाइब्रिडेशन आएगा, हाइब्रिडेशन के बाद वेस्पर थ्योरी आएगा, फिर एमओटी आएगा। अभी बैच 1 और बैच 2 को एमओटी चल रहा है, मतलब लास्ट एंड में चल रहा हो। तो अभी तुम लोग सोचो कि केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग है, ये इनिशियल स्टेज है। आयनिक के बाद ये जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यही से मेन स्टार्ट होता है इसका, ठीक है। आपके जो वॉल्यूम में ये डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी समझेंगे, अभी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग कैसे होता है उसको पढ़ने के लिए हम पहले 2-3 चीजें बेसिक जानेंगे, हालांकि वो आप जानते हो। तो आप पेज नंबर 38 ओपन करना, उस पर लिखा हुआ है कोसेल लुईस थ्योरी। कोसेल लुईस थ्योरी, पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे, तब हम स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो उस समय लुईस का क्या कहना था, जब कोवैलेंट बॉन्ड जो बना रहे थे कंपाउंड, तो लुईस का थ्योरी क्या था, लोग क्या सोचते थे कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे शेयरिंग होता है, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाए। हम पहले उसमें बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे शेयरिंग होता है, तब हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट पहले लिख लेना, हालांकि पहले सब जानते हो। तो पेज नंबर 38 पे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और केमिकल बॉन्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी। यानी इसको राइट डाउन करो, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इसका मीनिंग क्या होता है हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो कोसेल लुईस थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और केमिकल बॉन्ड थ्योरी। यानी यही से मेन हमारा स्टार्ट होता है, केमिकल बॉन्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट वाज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ Bohr atomic theory. It was proposed on the basis of Bohr atomic theory. अब सुनो, सबसे पहले 9th-10th में तो तुम एटॉमिक मॉडल पढ़े होगे, रदरफोर्ड का, जे थॉमसन का, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड का, बोर मॉडल, वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो आज के टाइम में जो हम मॉडल पढ़ेंगे, यानी जो आज के टाइम हम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, एक्चुअली जो लुईस ने एक्सप्लेन किया था वो बोर के, उस समय बोर क्या बोल रहा था,
बोर के टाइम में ये चीजें हमें जानकारी नहीं था कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये सब बोर को जानकारी नहीं था। ये हम मॉडर्न में जानते हैं। बोर को बस इतना मालूम था कि इसके आउटर सेल में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में sp-df की जानकारी नहीं था। इसीलिए बोर के टाइम तक जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल बना था वो मेंडलीफ का बना था, उसमें sp-df का कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन मॉडर्न में हमें sp-df पढ़ते हैं, तो बोर के टाइम में ये सब चीजें नॉलेज नहीं था। ये हम बात जानेंगे कहां पे, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, कि बोर के टाइम बोर क्या क्या जानता था। तो बोर बस इतना जान लो कि बोर को sp-df के बारे में नॉलेज नहीं था। तो ये जो अपना कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्कशन किया इसने, वो किसके बेसिस पे किया, जो उस समय केमिस्ट्री के अंदर बोर थ्योरी चल रहा था उनके बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। यानी बोर जो थ्योरी दिया था, बोर का थ्योरी में बस इतना ही है कि sp-df के बारे में उसको जानकारी नहीं था। बाकी तो तुम जानते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर ने बताया था कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेडियस कितना है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, लुईस का जो स्ट्रक्चर है वो बोर पे बेस है, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे वो बोर पे बेस नहीं होगा, वो sp-df आ जाएगा उसके अंदर। इसलिए लिखा हुआ है कि जो लुईस का अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, लुईस थ्योरी, वो लुईस थ्योरी बोर एटॉमिक मॉडल पे बेस है। आगे लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस, पहले लिखना नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूं, पेज नंबर पे लिखा हुआ है, वो आप राइट डाउन करोगे क्योंकि ये सब थ्योरी है। क्या लिखा हुआ पढ़ो उसको पहले। अकॉर्डिंग टू दिस द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, मतलब द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, ये इनका अपना अपना क्या होता है, एनर्जी होता है। ये बोर ने बताया था, इसका अलग एनर्जी है, इसका अलग है, इसका अलग एनर्जी है। तो हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल इन एन एटम इज नोन एज वैलेंस सेल and the electrons present in the it are called valence electron. The electrons present in the inner cell, inner energy level are known as core electron. कहने का मतलब ये बोल रहा है, सिंपल सा बात है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होगा, ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, आउटर सेल का एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हाई होता है। यानी इसने ये बोला, मतलब बोर के टाइम में बातें हो रही थी कि जो एनर्जी जिसका हाई है, जिस सेल का एनर्जी हाई है, जिस ऑर्बिट का एनर्जी हाई है, वो आउटर सेल है, और उसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानेंगे, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो आप जानते हो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अब क्या बोलते हो, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन थोड़ा सा उसमें और क्या कर देना है, और थोड़ा डेप्थ में जाना है। क्या, आउटर सेल में, अब एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। आउटर सेल का एनर्जी हाई होता है, और हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी बात उसने ही बोला है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। यानी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस उसको एनर्जी से जोड़ दिया है कि हायर, आउटर सेल का एनर्जी हायर होता है, और हायर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और जो इसके इनर सेल में है, जिसका एनर्जी कम है, उसको हम किस नाम से जानेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन, और दिस वन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वेलोसिटी सीखेंगे, रेडियस सीखेंगे, आयोनेशन एनर्जी सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन इसका एनर्जी हाई है, मालूम है ना हाई कैसे हुआ, हम अभी थोड़ा बहुत जानते भी है। 1s 2s 2p 1s 2s 3s, तुम किसको पहले भरते हो, 1s 2s और 3s में किसको पहले भरते हो, 1s को। इसका मतलब इसका एनर्जी क्या है, कम है,
जिसका कम होता है उसको हम पहले भरते हैं। तो ये याद रखना, क्या याद रखोगे कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑर्बिट बढ़ता है तो एनर्जी लेवल भी क्या होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा तो उसका एनर्जी भी बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गया? तो इस चीज को लिखो आप, पहले नोटबुक में लिखो कि कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। आप जानते हो, लेकिन यहां पर 11th में चीजों को लैंग्वेज से घुमाया जा सकता है। तो चीजों को हमें डेप्थ बनाना है तो हमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब एनर्जी से जोड़ा तो हमें मालूम ही नहीं चला कि आउटर सेल में एनर्जी कम होता है कि ज्यादा होता है। तो हायर एनर्जी लेवल में आउटर सेल का एनर्जी हायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। लिख लिया आपने पेज नंबर 8 पे, अकॉर्डिंग टू दिस वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये अभी हम बेसिक चीजें जान रहे हैं। ऐसे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पहले से जानते हो क्या होता है। कोर इलेक्ट्रॉन एक नया मिला हमें, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब एक और आया कर्नाल। अब देखो क्या होता है, मान लो आयरन है, तो आयरन के अंदर ये अपना मान लो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो आयरन अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके न्यूक्लियस और सारे इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, इस 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन को मिलकर हम बोलते हैं, उसको किस नाम से जानेंगे, उसको हम बोलते हैं कर्नाल। तो पहले नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियस प्लस, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना पहले तब लिखना, न्यूक्लियस प्लस, प्लस मतलब ऐसे लिखा हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, ये तो लूज कर दिया ना, इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के हम कर्नाल के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं कर्नाल, कर्नाल। तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कर्नाल। आफ्टर लूजिंग, ये लूज करने के बाद, यानी केटायन के लिए डिफाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एलिमेंट विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल आर मोस्ट स्टेबल देन अदर। ये बात किसने पहले बोला था, लुइस ने बोला था। तो पहले इस चीज को समझो। अब मान लेते हैं डुप्लेट, हीलियम छोड़ दो, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट। नियॉन, नियॉन का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। आर्गॉन, आर्गॉन का क्या कंप्लीट है, ये ऑक्टेट। तो सबसे पहले लुइस ने बोला कि अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या डुप्लेट कंप्लीट होगा, वो एटम क्या होंगे, स्टेबल होंगे। यानी इसीलिए इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस चीज को तो आप जानते हो पहले से ही, तो इसको बस लिख लो। यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, एलिमेंट विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल आर मोर स्टेबल देन अदर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझना। नेक्स्ट पॉइंट पहले समझो, एन एटम मस्ट पोजेज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल एनर्जी लेवल फॉर इट्स स्टेबिलिटी।
यानी हर एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। an atom must possess 8 electron in outer most energy level for its stability, यानी स्टेबिलिटी के लिए हर एटम चाहता है कि जैसे कार्बन, अब कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने है, 5 है। तो ये भी चाहेगा ना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ये भी चाहेगा ना स्टेबल बनना। तो अब स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, ऑक्टेटूल, हेंस ऑल एलिमेंट ट्राई टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो क्या कैसे कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो हम लूज और गेन वाला तो पढ़ लिए, अब हमें क्या पढ़ना है, हाउ टू शेयर और हाउ टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, कैसे ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और कौन कौन शेयरिंग करेगा, कौन कौन लूज करता है, ये भी हमें जानना होगा। इस पॉइंट को फिर से लिखो, ये सब चीज तुम पहले से जानते हो, बस लिखना है। तो नोट्स प्रिपेयर करो, लिखो इसको, ये जो डार्क में लिखा हुआ है, एन एटम मस्ट पोजेज 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो पेज नंबर 38 पे डार्क में लिखा हुआ है उसको लिखो, एन एटम मस्ट पोजेज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल एनर्जी लेवल फॉर स्टेबिलिटी। फास्ट लिखना थोड़ा। तो अभी तक ये मान के हमने चला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जिसका एनर्जी हाई होता है। अब ये मान लिया गया कि जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल माना जाता है, यानी वो रिएक्शन नहीं करेगा। उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करता है, लूज गेन और शेयर करता है। तो लूज और गेन तो हमने पढ़ लिया है, शेयर पढ़ेंगे अब। समझ में आ गया? चलो अब जो नेक्स्ट जो है मैं केवल पढ़ रहा हूं, आप उसको घर पे कंप्लीट करना है, मतलब नोट्स में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, उसके बाद जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना, और घर पे 2-3 पॉइंट जो घर पे इसको कंप्लीट करना, क्योंकि ये सब चीजें जानते हो आप। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, इवन थ्रू, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो सारे, जो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं लिखना छोड़ दो, सारे पॉइंट पढ़ो उसको। इवन थ्रू helium has only 2 electron in valence shell, it is highly stable and chemically inert। chemically inert कहने का मतलब क्या हुआ, it will be not react to other, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये केमिकली इनर्ट है, यानी रिएक्शन नहीं देगा। डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम को क्या बोलते हैं हम, डुप्लेट, बाकी को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो ये भी माना गया है कि अगर डुप्लेट भी कंप्लीट है वो भी स्टेबल होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एटम अटेंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके करता है, या तो शेयर करके करता है। तो ट्रांसफर वाला चीज हमने पढ़ लिया है। आगे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंस। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया उसने, कितना लूज किया, ये सोडियम 1 लूज किया तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंस कितना होगा, 1। तो इस चीज को समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंस मतलब क्या हुआ ना, कितना ट्रांसफर किया। अल्मुनियम, मान लो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना होगा, 2, क्योंकि 2 लूज करेगा। अल्मुनियम मान लो कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बनाया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि इलेक्ट्रोवायलेंस कितना है। तो इलेक्ट्रोवायलेंस का मतलब क्या हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किया टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और रिजल्टेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंस बॉन्ड। यानी आफ्टर लूजिंग और गेन द इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंस बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। दोनों का नाम सेम है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घर पे लिखना, मैं यहां पर क्यों समझा रहा हूं। अब मान लो यहां पर इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवायलेंस कितना है इसका 1, और इसने एक गेन किया, इसका इलेक्ट्रोवायलेंस कितना है 1, यानी वैलेंसी, कुल मिला के वैलेंसी बोल दो। अब दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवायलेंस। अब मान लो शेयर हुआ टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मान लो शेयरिंग हुआ, शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बना आफ्टर शेयरिंग और आफ्टर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कितना बॉन्ड बना, जितना भी बॉन्ड बना होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम इज कॉल्ड कोवैलेंसी। कुल मिलाकर हम ये बोलते हैं, थोड़ा बहुत इसके मीनिंग बाद में समझ में आएगा, कि ये सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम क्या है, जो बीच में है, कितना बॉन्ड बनाया, जितना बॉन्ड बनाएगा उसी को हम कोवैलेंसी के नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज कोवैलेंसी। और आगे लिखा भी है द रिजल्टेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, यही है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आगे समझ में आएगा ये सब चीजें। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये चीज हम जानते हैं ना। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 देन बॉन्ड विल फॉर्म आयनिक। तो इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब से अगर स्टेटमेंट पूछेगा कि बताओ कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। कैसे, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 आयनिक, लेस देन 1.7 कोवैलेंट, इक्वल टू 50% आयनिक 50% कोवैलेंट। नेक्स्ट पेज पे आओ, 39 पे। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी एक मेटल है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटल और नॉन मेटल में, आयोनिक। अब दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो हमने लिया कौन सा, BCl3 लिया, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट और डेटिव। डेटिव के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में मेटालिक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले तो अब सोडियम है, सोडियम किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, तो सोडियम, अब सोडियम और सोडियम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाँ मेटालिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मेटल है ना ये। आयरन और आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वही ये बोला है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। दो आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे मेटालिक कैसे बना है। तो कहने का मतलब है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट, मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में मेटालिक बॉन्ड बने, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट जो है वो भी राइट डाउन करना घर पे। लुईस इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम दैट आर कॉल्ड लुईस सिंबल। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस सिंबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइन। अब मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा कम दिया हुआ है। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे राइट डाउन करेंगे, हम कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग करना हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। आसान है लिखना, तो हमारा लुईस थ्योरी हो गया। अब हम सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
तो उतना स्पेस छोड़ देना, अब उसके बाद लिखना स्टार्ट करना, वो घर पे नोट डाउन करना। Xenon is inert gas but also react. Can we say that octet rule failed? हाँ बिल्कुल, अभी ऑक्टेट रूल थोड़े टाइम में 2-3 लेक्चर बाद रूल फेल हो जाएगा ये, फिर भी हम पढ़ना है हमें, ये 1-2 लेक्चर के बाद ये रूल फेल हो जाएगा, तो हम नया रूल पढ़ेंगे। तो फिर इससे को क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि केमिस्ट्री का जनरेशन यहीं से हुआ है, तो ये पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, लेकिन आपको 10 तक ऑक्टेट रूल पढ़ाया जाता है, अब 11 में ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा, तो हम नया रूल लेके आएंगे। तो यहाँ ध्यान से सुनो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, तो बहुत लिखना आसान है। अब मान लो BCNOF, अच्छा सोडियम के लिए हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सोडियम तो कोवेलेंट बनाएगा नहीं, बोरॉन बनाएगा। बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन 3, तो 3 को हम लिख देंगे 3 डॉट से, यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग करने के पहले ये चीजें हमें लिखना पड़ेगा, तब ना हम शेयरिंग का मीनिंग समझेंगे। तो हमें 4 डॉट लाइन लिख देना है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन लिख देना है, ये भूलना मत, ये लिखना ही लिखना है, चाहे रूल फेल भी हो जाएगा ना, तो इसको हमें लिखना ही लिखना है। फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जो 9-10 में केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वो सब नहीं है, लॉजिक है, यहाँ सारा चीजें लॉजिक पे डिपेंड करेगा, सबसे आसान यही लगता है, बता भी दिया था कि वो आसान लगता है, तो बाकी समझ में नहीं आएगा तो यही आसान लगेगा ना, 2, 4, 6, 7, ठीक है। तो हमें ऐसे ही बोल रहा हूँ, सब समझ में आता है। तो हमें यहाँ पर जितने आउटर सेल में है वो, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस वन इज नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप बोरॉन के नीचे अल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करो, सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करो, फास्फोरस को, सल्फर को और क्लोरीन को, इनको भी रिप्रेजेंट करो आप। जैसे हमने रिप्रेजेंट किया, उसको रिप्रेजेंट करो 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, इसको भी रिप्रेजेंट करो आप। मूवी लेना है, अब हम कोवैलेंट बॉन्ड सीखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं CCl4, ठीक है, इसी पे सीखते हैं। तो पहला हमारा मन में एक डाउट आता है कि यहां पर कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा। तो हमारा रीजन ये होगा कि कार्बन अगर आयनिक बनाएगा तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक समय के लिए कि कार्बन आयनिक बना रहा है, तो कार्बन को आयनिक बनाने के लिए कार्बन के आउटर सेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना या ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 काम कर सकता है, या तो ये 4 लूज कर दे, यही करेगा ना, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो 4 क्या कर ले, गेन कर ले, C से C -, -2, -3, -4, 4 गेन कर ले, यही काम हो सकता है ना। और नहीं तो तीसरा काम क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है
तो या तो 4 लूज कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, या तो 4 गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी तो 4 शेयर कर ले। कौन सा काम करना पसंद करेगा ये? तो यहां पर हमारा आंसर ये होगा शेयर करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज कराना इतना आसान बात नहीं है, तो इसीलिए यहां एनर्जी क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। गेन करना भी आसान नहीं है, गेन करने में ये बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितना का बॉन्ड नहीं बना उससे ज्यादा हमने एनर्जी दे दिया उसको, तो इसीलिए ये काम करना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर एनर्जी कम लगने की वजह से, ताकि ये बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो, जब बॉन्ड फॉर्म हो तो उसमें एनर्जी क्या लगे? एनर्जी कम लगे। ये नहीं कि जितना का बॉन्ड नहीं बनाए उससे ज्यादा हमने एनर्जी दे दिया और आयनिक बना दिए। तो इस वजह से कार्बन जो है ना तो लॉस करेगा ना तो गेन करेगा। अब सोडियम अपना लॉस क्यों करता है? क्योंकि सोडियम में शेयर करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा और लॉस करने में एनर्जी कम लगेगा, इसीलिए लॉस करना पसंद करता है। अब कोई एटम ऐसा भी है वो लॉस भी करता है और शेयर भी करता है, वो बताएंगे आगे धीरे धीरे। जैसे क्लोरीन है, अब NaCl के केस में क्लोरीन क्या करता है? गेन करता है, लेकिन यहां पर Cl शेयरिंग में जाएगा। तो अब यहां से हमें एक चीज समझ में आया, क्या? कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल, अर्थ मेटल, उनको लूज कराने में एनर्जी क्या लगता है? कम लगता है, इसीलिए लूज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम कहां एंट्री मारते हैं? बोरॉन पी ब्लॉक में, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब कुछ कुछ ऐसे भी एटम है ना कि जिसमें कि वो लूज भी कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं और गेन भी कर लेते हैं। वो हम समय के साथ देखेंगे एग्जाम्पल, वही सब चीजें हमें ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी बॉन्ड बने, बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या लगना चाहिए? कम लगना चाहिए, तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगा। तो कोई आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि कार्बन यहां पर शेयरिंग क्यों किया है, तो उसका आंसर आपका होगा कि उसमें बॉन्ड बनाने में, शेयरिंग होने में, ऑक्टेट कंप्लीट करने में, ऑक्टेट इसने कंप्लीट किया किसके थ्रू? शेयर करवा के। उसमें एनर्जी क्या लगा? उसको कम लगा, इसीलिए इसको उस पाथ को इसने चुना है। समझ में आएगा? तो हम समय के साथ अभी देखते जाएंगे कौन लूज करता है, कौन गेन करेगा, कौन शेयर करेगा। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आया कि यहां पर शेयरिंग होगा क्योंकि एनर्जी कम लगेगा। अब हम यहां पर समझते हैं, ये चीज समझ में आएगा शेयरिंग क्यों हुआ। अब शेयरिंग कैसे होगा ये चीज समझते हैं। ये शेयरिंग क्यों हुआ, इसका आंसर ये है क्योंकि एनर्जी कम लगेगा। शेयरिंग कैसे होगा? हाउ टू शेयर, शेयरिंग कैसे होगा वो हमें करना है। तो शेयरिंग करना आसान है। कैसे करोगे शेयर? तो पहले आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख दोगे। 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन लिखोगे। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। ये हमारा हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, सबका हमने लिख दिया। अब शेयरिंग जब हम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे। शेयर होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां बीच में आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी कहलाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी कहलाएगा। यानी कि अभी जब शेयरिंग नहीं था तो ये इसका इलेक्ट्रॉन था और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आफ्टर शेयरिंग ये इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, मतलब इस पे इसका भी अपना तो अधिकार है ही है। ये बोलेगा कि हमारा तुम भी यूज करो और हम भी तुम्हारा यूज कर रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है
इसका तो है ही है, आफ्टर शेयरिंग ये इसमें भी चला जाएगा। तो हम दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और दोनों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों के लिए अब काउंट होगा। यानी इस कार्बन पे आपको आफ्टर शेयरिंग, पहले शेयरिंग के पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। अब शेयरिंग होने के बाद 4 हो गए और एक इसका भी काउंट होगा। तो अब आपको करना क्या है, एक मैं बता रहा हूं। जब शेयरिंग नहीं था तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? अब जब शेयरिंग हो गया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक आपको बढ़ा देना है, यानी 2 2 4 2 6 और 1 7, और इसको भी काउंट करना है। तो इसको आपको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, कार्बन के वाला मैं यहां लिख रहा हूं। कार्बन के पास जब, फिर इसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। कार्बन जब बॉन्ड नहीं बनाया था तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब ये शेयरिंग में हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 दिख रहा मुझे, तुम लोग 8 दिख रहा है क्या? ये 1 2 3 4 5 दिख रहा मेरे को, 5। तो यहां पर अब अगला बॉन्ड बनाएंगे, 5 हुआ ना। अब यहां पर इसका शेयरिंग करेंगे, इसका शेयरिंग हो जाएगा। मतलब शेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास भी काउंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके वाला भी काउंट होगा। यानी अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए काउंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होगा। तो बताओ, शेयरिंग होने के पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। ठीक है, 7 थे, और ये इसका एक काउंट हो गया, तो कितना हो गया? 8। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका कितना हुआ कार्बन का? अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 पहले था और एक ये वाला 6। यानी एक बॉन्ड बनेगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। जब जब एक बॉन्ड बनेगा तब तब इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। तो अगला बार शॉर्टकट सिखाएंगे। अब यहां ध्यान दो, ये कार्बन अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयरिंग में गया। शेयरिंग में जाने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए काउंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए काउंट होगा। तो बॉन्ड बनने के पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6, और ये क्या हुआ? 7 और 1 8। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। कार्बन का क्या हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 है ना, एक और बढ़ा देना है, 4 5 6 7। अभी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है कार्बन का। अब यहां पर बॉन्ड बनेगा, यहां पे शेयरिंग में जाएगा। शेयरिंग में जब जाएगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, सॉरी 7 थे, 1 2 4 6 और एक 7, और एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग में मिला है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये वाला, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? अब काउंट करो, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। अब आपको कैसे काउंट करने हैं? अब आपको ऐसे काउंट करने हैं, इसके पास काउंट करो, 2 4 6 8, यानी कि इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। यानी 4 बॉन्ड बनाया है, 4 इंटू 2, यानी हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और हर बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे? 2। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और एक 1, 8, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सबका क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी शेयरिंग को बोलते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। यानी ये अगर मैं ऐसे लिखूं तो दिस वन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे बना है? शेयरिंग, और हम शेयरिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहां पर ऑक्टेट,
यहां पर ये लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो इसलिए शेयरिंग करवा के इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ताकि ये बॉन्ड बनाने में एनर्जी क्या लगे, कम लगे, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो, लूज हो, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होता है, लूज होता है। तो बॉन्ड बनाने में एनर्जी क्या होता है, लूज होता है, ब्रेक करने में देना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो और इसको ड्रॉ करो सारे, ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद इसको लिखो कि कोवैलेंट बॉन्ड है। ये सबको समझ में आया? पहला एग्जांपल, अभी और एग्जांपल लेंगे हम। ये पहला एग्जांपल समझ में आया, तो इसको राइट डाउन करो आप।